डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है प्लांट सेल। और इससे पहले हमने एनिमल सेल के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लांट सेल के साथ साथ हम इसी सेशन के अंदर क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली होती है प्लांट सेल में, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम ओवरव्यू लेंगे प्लांट सेल में जो जो ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं और इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि प्लांट सेल की जब बात आती है तो उससे रिलेटेड आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए। प्लांट सेल के बारे में यदि बात करें तो ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसके अंदर, इन द प्लांट बॉडी। किसी भी प्लांट की बॉडी के अंदर जो उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो प्लांट सेल रहती है। और ये किस टाइप की होती है, ए टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल मीन्स इसके अंदर क्या मिलता है हमको, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस कंडीशन मिलेगी, या फिर बोल सकते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ये एक वर्ड और यूज कर लिया जाता है, कॉन्स्पीशियस। कॉन्स्पीशियस न्यूक्लियस है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो कवर्ड रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। यूकैरियोटिक सेल की ये खास बात रहती है। तो यूकैरियोटिक सेल जब भी हम पढ़ते हैं तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का ही डिस्कशन करते हैं। तो आज हम प्लांट सेल के बारे में का एक डायग्रामेटिक ओवरव्यू है वो ले लेते हैं। तो जब भी हम प्लांट सेल की बात करें तो वो लगभग एक पॉलीगोनल शेप स्ट्रक्चर रहती है। और पॉलीगोनल के अंदर जैसे आप किसी भी टाइप का एक पॉलीगोन है वो आप डिजाइन कर सकते हैं। ये लगभग जो सबसे हम आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं प्लांट की वो क्या रहती है, सेल वॉल। सेल वॉल रहती है। और उसके बाद जो इनर लेयर रहती है प्लांट सेल के अंदर तो हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंटेंट रहता है, इसके अलावा ये क्या है, ये अदर सेल्स हैं, ये हमारी अलग सेल है। इसके अलावा हम केवल एक नॉर्मल टिपिकल सेल के अंदर जो जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है प्लांट की वो हम डिस्कस करेंगे। और एक प्लांट सेल की जब हम बात करते हैं इसके अंदर काफ़ी सारी जो जगह है वो लगभग खाली रहती है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्यूपाई की हुई होती है, किसके द्वारा, वैक्यूल के द्वारा। यहाँ पे ये वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और इस वैक्यूल को क्या बोलते हैं हम, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रहता है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, लिक्विड जो भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल सेप। सेल सेप एक फ्लूइड भरा रहता है जिसके अंदर ज़्यादातर तो वाटर ही रहता है। और इस वाटर के अंदर कुछ आयंस रहते हैं। और वो आयन क्या करते हैं, प्लांट के जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, यदि हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंटेंट यहाँ पे भरा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। कंडीशन को हम यहाँ पे जो भी फ्लूइड भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी यदि आयंस वगैरह एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उसको सेल सेप या फिर जो वैक्यूल है उसके अंदर स्टोर कर लिया जाता है। एक प्रकार का स्टोरेज वैक्यूल या फिर स्टोरेज ऑर्गेनेली का काम करता है ये। इसके अलावा इसकी जो लेयर होती है, पूरी स्ट्रक्चर को तो वैक्यूल बोलते हैं, इसकी जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट बोला जाता है। अब बाकी ऑर्गेनेलीज हैं उनको हम देख लेते हैं। ज़्यादातर में तो ये क्या मिलता है, वैक्यूल ही बहुत ज़्यादा एरिया में रहता है प्लांट सेल के अंदर। इसके अलावा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो मेन ऑर्गेनेली है। और न्यूक्लियस कैसी रहती है, एक स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर रहती है, तरीके से राउंड सी स्ट्रक्चर मिलेगी। और ये बाइलेयर स्ट्रक्चर रहती है, टू लेयर से बनी हुई स्ट्रक्चर है। क्यू न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, हमने पढ़ ही लिया है, यूकैरियोटिक सेल हम पढ़ रहे हैं।
ये जो बनाई है मैंने, ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाइलेयर होती है, दो लेयर रहती हैं, इनर एंड आउटर लेयर। और कुछ जगह पे ये लेयर हम देख रहे हैं डिसकंटिन्यूस है, वो कंटिन्यूस है। पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे ये लेयर पोर हैं, लेयर पोर। के अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? काफ़ी सारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। के पास सारी जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को हम न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट या फिर क्रोमेटिन के बाहर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जो भी फ्लूइड पाया जाता है, और इस फ्लूइड को बोला जाता है प्लाज्म। प्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे कुछ ऐसे डॉट सी स्ट्रक्चर मिलेंगी, और इस डॉट सी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम। इसके अलावा ये राइबोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में भी पड़े हुए मिलते हैं। येलो कलर के मैं पोर्शन बना रहा हूँ, तो हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। इसके अलावा कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कैसे? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ से ही हो जाती हैं, और इस टाइप की स्ट्रक्चर रहती हैं ऐसी। और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का क्या रहता है? एक नेटवर्क रहता है ऐसे ही। जहाँ भी इनको जगह मिलती है तो वहाँ पे ये लगभग प्रेजेंट रहती हैं, टाइप की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म तो हमने को बोला था, के अंदर का जो यहाँ पे फ्लूइड भरा था ना, उसको बोला था हमने साइटोप्लाज्म। और जो ये अभी स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर। और जब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये येलो डॉट या फिर हम बोल सकते हैं राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? SER। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER बोला जाता है जिसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स, जिसकी वजह से इसकी सरफेस रफ होती है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलती है, क्या बोलेंगे? सिंपली SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा जो हमारी प्लांट सेल होती है, इसकी जो सेल वॉल है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो कुछ कुछ जगह से क्या रहती है? ब्रेक रहती है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकेज रहती है कुछ कुछ जगह पे, जैसे यहाँ पे ब्रेकेज है, इसके अलावा यहाँ पे डिस है, और ऐसे ही कोर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बना लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है इसको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। और प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है? दो सेल होती हैं जो उनके बीच की एक इंटरकनेक्शन का काम करता है। यदि कोई फ्लूइड वगैरह मटेरियल है, साइटोप्लाज्म है, वो इसके जरिए दूसरी सेल के साथ ये एक्सचेंज कर ले। क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री ज़्यादा है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, और सेल वॉल को भी हम एक आइडिया लेंगे। सेल वॉल की भी क्या रहती हैं? काफ़ी सारी लेयर रहती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। तो उनको कवर करना पड़ता है यदि कोई मटेरियल को एक सेल से दूसरी सेल में भेजना है। तो मटेरियल को फास्टली ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको बाउंड्री से क्रॉस ना करना पड़े, इस प्रकार के कुछ कनेक्शंस रहते हैं, उनको हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, कैप्सुलर स्ट्रक्चर टाइप की। और इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? जैसे हम एनिमल सेल में भी हम इनको पढ़ते हैं, और इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर रहती हैं, को बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस का काम करती है। तो कॉन्ड्रिया के अलावा यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती हैं,
वो स्ट्रक्चर और हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम बना सकते हैं टाइप की दो स्ट्रक्चर ही बना लेंगे तो बहुत सारी होती। और इस टाइप की स्ट्रक्चर में क्या रहते हैं, इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है कोइंस का। जिस प्रकार से कोइंस को एक दूसरे के साथ हम अटैच करते हैं, टैक्स ऑफ कोइन लाइक स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे ही यहाँ पे है ये। और इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड भी बोल सकते हैं। इसके अलावा गोल्जी बॉडी जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रकार से हम एक गोल्जी बॉडी स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं। और गोल्जी बॉडी कैसी रहती हैं, प्रकार से वेसिकुलर स्ट्रक्चर रहती हैं। और इनको प्लांट केस में हम एक वर्ड यूज करते हैं, इक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी का ही एक मिलती जुलती स्ट्रक्चर है, नाम है, वो यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से जो प्लांट सेल के अंदर लगभग ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। एक स्ट्रक्चर है जो एनिमल सेल में मिलती है, वो सेंट्रियोल्स हैं जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वहाँ पे वो क्लोरोप्लास्ट हमने देखे एनिमल सेल के अंदर जब हम देखेंगे, और या फिर आप लिंक से देख भी सकते हो। उसके बाद इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट रहती हैं। इस प्रकार से एनिमल सेल का एक जो डायग्रामेटिक ओवरव्यू है वो हमने देख लिया है। और उसके बाद इसके अंदर जो भी सेल स्ट्रक्चर्स हैं वो हम का ओवरव्यू ले लेते हैं, जो भी ऑर्गेनेलिज वगैरह हैं इसके। तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। और ओवरव्यू के अंदर हम केवल कुछ स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे जो प्लांट सेल के अंदर यूनिक पाई जाती हैं, एनिमल सेल में वो एब्सेंट रहती हैं। तो एक रहता है इसमें सेल वॉल, सेल वॉल। इसके अलावा वैक्यूल, इसके अलावा रहता है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट। और इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और हम अलग से पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन। हालांकि सेल मेम्ब्रेन तो हर सेल में मिलती हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं आपको एक्सप्लेन करेंगे इसमें, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी बॉडी है, ये हमने जब एनिमल सेल डिस्कस किया है उसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं। और उस वो आप लिंक से ये स्ट्रक्चर्स है वो पढ़ सकते हो। इसके अंदर हम, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्योंकि एनिमल सेल में इसके बारे में थोड़ा ही आइडिया हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री एक इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर। लेकिन प्लांट के अंदर बात करें, प्लांट में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम सेल वॉल बोलेंगे। ये बोल सकते हैं कि सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। और होती क्या है, ये फोस्फोलिपिड से बनी हुई एक बाइलेयर होती है। फोस्फोलिपिड की बाइलेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। फोस्फोलिपिड मीन्स लिपिड की स्ट्रक्चर। और लिपिड कैसे होते हैं, एक इसके पास हेड रीजन होता है, एक टेल रीजन होता है। और इसके अंदर फॉस्फोरस जब प्रेजेंट हो जाता है तो उसको हम फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। और ये फॉस्फोलिपिड किस तरीके से अरेंज होते हैं, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं तो एक लाइन ही ड्रॉ करते हैं। लेकिन इसको जब हम डिटेल में देखते हैं तो इस तरीके से जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं एक दूसरे पे। और ऐसे ही नीचे से एक लेयर और होती है फॉस्फोलिपिड्स की, तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर स्ट्रक्चर रहती है। इसके अलावा कुछ कुछ जगह पे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स ये कुछ ही मटेरियल्स को सेल के अंदर और बाहर जाने देती है। और ज़्यादातर जो वाटर है उसकी मूवमेंट पड़ी जाती है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो कैसे मूव करती है। और वाटर है, वाटर की मूवमेंट के लिए हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। और ऑस्मोसिस के लिए भी सेपरेट वीडियो का लिंक आपको के साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में कम्प्लीटली ऑस्मोसिस आपको समझाई गई है। इस तरीके से
तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो डिसाइड करता है कि वाटर मूव करेगा सेल के अंदर या सेल के बाहर वो जाएगा। और टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो कि 9th क्लास में भी हम पढ़ते हैं, तो ऑस्मोसिस के ऊपर बेस्ड रहते हैं। कंसंट्रेशन के बेस पे हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी ऑस्मोसिस के अंदर ही डिस्कस करते हैं। और बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं उनके अंदर वाटर की मूवमेंट के साथ ही आयंस इसके साथ मूव करते हैं, और वाटर की मूवमेंट के साथ ही बाकी जो दूसरे सब्सटेंसेस है उनका मूवमेंट देखा जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम सेलेक्टिवली परमेबिलिटी का है, कुछ ही मटेरियल को ये मूव करवाती है। इसके अलावा एक चीज़ और है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करती है इसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। लेकिन प्लांट के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? सेल वॉल का। वॉल क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग रहेगी ये, इसका काम रहता है प्रोटेक्शन का। और इसके अलावा क्या करती है ये? प्लांट सेल को बरस्ट करने से, बरस्टिंग से बचाती है, प्रिवेंट करती है, बरस्टिंग से प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है। क्योंकि यदि हम एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम है, तो वो स्वेलअप हो जाती है, स्वेलअप होती होती है और वो क्या कर जाती है? ब्रस्ट। लेकिन सेल वॉल होने की वजह से जो ये ब्रस्टिंग है वो नहीं हो पाती है, सेल क्या हो जाती है? टर्जिड। टर्जिड का मतलब कठोर। तो सेल वॉल को जो टर्जिडिटी प्रोवाइड करने का काम है वो सेल वॉल का होता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसकी बनी होती है ये लिग्निन, सेलुलोज। ज़्यादातर इसके अंदर क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है, और कई बार इसके अंदर लिग्निन और पैक्टिन भी पाया जाता है। प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं। इसके अलावा फंजाई की जो सेल वॉल है उसके अंदर काइटिन पाया जाता है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एक प्रकार की सुगर ही है, इसके अलावा प्लस अमाइनो एसिड्स वो भी प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी। जो सेल वॉल डिफरेंट टाइप की होती हैं तो वो मटेरियल की वजह से होती हैं। इसके अलावा सेल वॉल से रिलेटेड एक आर्कियोबैक्टीरिया होता है जिसकी सेल वॉल सबसे मजबूत होती है, जिसकी वजह से किसी भी हैबिटेट में सर्वाइव कर सकती है। उसके बाद हम नेक्स्ट ओवरव्यू में देख लेते हैं। और प्लांट के अंदर जो वैक्यूल है वो लार्ज साइज का मिलता है, लार्ज साइज्ड, सेंट्रली प्लेस्ड, और ज़्यादातर कर लेता है ये प्लांट सेल। कई बार तो ये 90% तक का भी जो कवरेज है वो कर लेता है, वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेता है। नॉर्मली 70% ऑक्यूपाई कर सकता है वैक्यूल, जैसे हमने डायग्राम में भी देखा था। काम क्या है इसका? जो एक्स्ट्रा आयंस वगैरह होते हैं वो स्टोर कर लेता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है? आयन बैलेंस करता है, आयंस को बैलेंस करने का काम करता है। इसकी जो लेयर होती है, लेयर को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। टोनोप्लास्ट जो कि ये क्या करती है? बाउंड्रियाँ काम करती है किस किस के बीच में? बाहर इसके साइटोप्लाज्म होता है, और अंदर इसके जो लिक्विड कंटेंट होता है, लिक्विड कंटेंट, सेल सैप भी जिसको बोल दिया जाता है। लिक्विड कंटेंट है उसके अंदर, आयंस वगैरह है वो रहते हैं। उसके अलावा ओवरव्यू में हम मेन स्ट्रक्चर जो क्लोरोप्लास्ट की देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है जिसकी बाहर लेयर होती है एक, और एक अंदर लेयर प्रेजेंट होती है। जो बाहर लेयर है इसको हम आउटर लेयर बोलते हैं, आउटर लेयर, और ये रहती है इसकी इनर लेयर। इन दोनों लेयर के बीच का जो भी मटेरियल है या फिर जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन फ्लूइड बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी लिक्विड कंटेंट इसके अंदर होता है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। लिक्विड कंटेंट इनसाइड द इनर लेयर ऑफ द क्लोरोप इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इस टाइप की स्ट्रक्चर्स रहती हैं, जैसे कि कोइंस को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ हो, कोइंस का एक टैक जैसी स्ट्रक्चर मिलती हैं। टैक मतलब एक प्रकार का ढेर, और ऐसे ऐसे आपको काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स हैं वो मिलती हैं। यहाँ पे हम एक या दो स्ट्रक्चर है वो बना के समझेंगे।
और इनकी एक सिंगल स्ट्रक्चर को बोला जाता है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड का जो ग्रुप हो जाता है इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम। और ग्रेनम जब काफी सारे इकट्ठे होते हैं, जैसे ये ग्रेनम है, ये ग्रेनम है और ये भी है, तो इनको हम एक ग्रेना वर्ड भी यूज करते हैं, ग्रेना। और इस ग्रेना, बस ये याद रखो, ये प्लूरल वर्ड को हम सिंगुलर वर्ड बोलते हैं। और थाइलेकोइड ही वो जगह होती है, यदि हम थैलेकोइड की बात करें तो इसके अंदर की जो जगह होती है उसको ल्यूमन बोलते हैं, ल्यूमन। और इस ल्यूमन के अंदर ही इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसी के ऊपर ही कुछ एंजाइम्स या फिर कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इस थाइलेकोइड नाम की स्ट्रक्चर के अंदर ही होती है। और जो ये ग्रेनम है, ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं, एक लेयर्स या फिर एक ट्यूब के जरिए कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये ट्यूब यहाँ बन गई। और इस ट्यूब को क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा फैमिली। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसका खुद का क्या प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए टाइप की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सर डीएनए। और इसके अलावा इसके पास क्या होते हैं, ऐसे ही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स कैसे होते हैं, 70S टाइप। तो ये स्ट्रक्चर लगभग जब हम एनिमल सेल पढ़े थे तो उसके अंदर भी 70S और टाइप के राइबोसोम और सर्कुलर डी प्रेजेंट होता है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कुछ सिमिलरिटी ये मैच करती है, क्योंकि बाइलेयर स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पहले क्या होते थे, एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म होते थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन जैसे ही ये यूकैरियोटिक सेल के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने लगे, सिम्बायोटिक मीन्स जहाँ पे दोनों का ही फायदा होता है, जैसे हम लाइकन पढ़ते हैं जिसके अंदर फंगस और एल्गी आपस में मिलके रहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में जब इन्होंने आके काम करना शुरू किया, इनका काम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम है एनर्जी प्रोडक्शन का, और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो जैसे ही क्लोरोप्लास्ट कोई बैक्टीरिया था कोई उस टाइम, तो जब जैसे ही यूकैरियोटिक सेल में आया तो ये एक प्लास्टिड का काम करना या क्लोरोप्लास्ट का काम करना शुरू किया इसने, तो प्लांट सेल ने इसको क्या किया, शेल्टर प्रोवाइड किया। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को भी ऐसा माना जाता है कि पहले एक बैक्टीरिया था, तो थ्योरी रहती है एक बायो पॉइंट थ्योरी। बायोसिम्बायोट का मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन से ही ऐसा थ्योरी मानी जाती है कि पहले यूकैरियोटिक सेल के पास ये ऑर्गेनेलीज हैं जो स्पेशल ऑर्गेनेलीज वो नहीं थी। और क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये सर्कुलर डीएनए और 70S टाइप जो प्रोकैरियोटिक टाइप की स्ट्रक्चर हैं एक प्रकार से। और ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या करती हैं, अपना खुद के फंक्शंस हैं, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह खुद भी कर सकती हैं, इसलिए इनको ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज भी बोला जाता है। सेमी ऑटोनोमस के फंक्शन खुद भी परफॉर्म कर सकती है, प्रोटीन खुद का सिंथेसिस कर सकती है डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके। इस तरीके से हमने जो प्लांट सेल है इसका ओवरव्यू देखा है, इसके अंदर क्या क्या यूनिक स्ट्रक्चर थी। बस एक लास्ट है एनिमल सेल, सेल है के अंदर भी हम सेंस है वो देख लेते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो एनिमल सेल में हमने पढ़ी थी, जैसे सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट था, और सेंट यहाँ पे क्या है, absent है। सेंट्रियोल क्या करता है, एनिमल सेल को डिवाइड करने में मदद करता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे हमने प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट absent है। इसके अलावा सेल वॉल यहाँ पे absent रहती है, सेल वॉल प्रेजेंट है। इसके अलावा प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा जो डायग्राम में हमने देखा था एक इंटरकनेक्शन का काम करता है दो सेल के बीच में, वो यहाँ पे absent है, और यहाँ पे देखा जाए तो वो प्रेजेंट है।
इसके अलावा जब एक एनिमल सेल डिवाइड करती है तो वहाँ पे एक सेल फर्रो बनता है, सेल फर्रो फॉर्मेशन से डिवाइड करती हैं। लेकिन यहाँ पे जब प्लांट सेल डिवाइड होती हैं तो वहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन। और थोड़ा बहुत ध्यान रखो तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग वो क्या रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जबकि यहाँ पे क्या रहती है, मोस्ट कवरिंग हमारी सेल वॉल रहती है। इस तरीके से हम और देखें तो स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होती है, कम, और यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है। और यहाँ पे ऐसी नेग्लिजिबल होती है, या फिर क्यों, क्योंकि सेल वॉल की वजह से रिजिडिटी ज़्यादा होती है, रिजिडिटी सही और होती है। तो कुछ यूनिक पॉइंट आपको यहाँ पे बताए गए हैं, डायग्राम बेस पे हमने इसके अंदर स्टडी की है, क्लोरोप्लास्ट की देखी है, इसके अलावा हमने प्लांट सेल की जो स्टडी है वो अच्छे से की। इसी तरीके के जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन के लिए चैनल के साथ आप कंटिन्यू रहें और चैनल को सब्सक्राइब रखें। थैंक यू सो मच।